हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रज्ञा की लिखी हुई कहानी जड़ खोद। प्रज्ञा जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर स्कूल में केवल 1 दर्जा आगे थी। जिंदगी के पाठ पढ़ाने वालों में वो मेरी उस्ताद थी। राजधानी में चंद्रनगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के किशन पंडित की बेटी गंगा। एक मोहल्ले में रहने के बावजूद यदि हमारे स्कूल एक नहीं होते तो गंगा का मेरा उस्ताद बन पाना नामुमकिन था। मैकू उससे मुझे जोड़ने वाला पुल था। मैकू रोज़ सुबह 6:30 बजे अपनी मजबूत काठी और दमदार रिक्शे के संग घर के बाहर रिक्शे की घंटी को तेजी से टनटनाता। मोहल्ले के 10 बच्चों को बारी बारी से उनके घरों से बटोर कर रिक्शे पर लाद कर मैकू स्कूल छोड़ता और फिर दोपहर को उन्हें स्कूल से लेकर सुरक्षित उनके घर पहुंचाता। कायदे से रिक्शे में 3 बच्चे ही मुख्य सीट पर सम्मान से बैठ सकते थे, पर मैकू यदि 3 बच्चों को हिलाता ले जाता तो महीने भर में खुद क्या खाता और अपने घर क्या भेज पाता। उसकी कुशाग्र बुद्धि ने रिक्शे में एक फट्टा पीछे लगवाया और फट्टों का एक बेंच बनाकर मुख्य सीट के सामने लगवाया। यह बेंच मुख्य सीट की तुलना में बड़ा था, जो दोनों ओर से रिक्शे की हद से बाहर जाकर 3 के बजाय 4 बच्चों के बोझ को ढोता था। रिक्शे की नीली रैगजीन वाली मुख्य सीट पर स्कूल की 3 बड़ी दीदियों का एक छत्र राज था। उनके सामने वाली सीट पर कुछ और बच्चियों का। पीछे का फट्टा भी वीआईपी सीट से कम न था, पर उसकी शर्त साफ थी। 6ठी 7वीं की पतली दुबली लड़कियां ही वहां स्थायी स्थान पाती। पीछे बैठकर हर वाहन से आगे होने का यह सुख निराला था, जिसे आगे बैठी लड़कियां भला क्या जान पाती। मेरे और एक अन्य लड़की के अलावा तीसरी लड़की गंगा थी, जो पिछले फट्टे की हमारी साथी थी। जाओ बेबी, पंडित जी की लड़की को जल्दी से ले आओ। रोज रोज घंटी बजा बजा कर माथा खराब होता है, मैकू ने कहा। एक रोज मैकू का यही आदेश मानने के बाद तो मैकू की और मेरी दोनों की झिझक खुल गई। एक हुक्म देता तो दूसरा फौरन से पेशतर हुक्म बजा लाता। दिक्कत केवल एक थी, मैकू का हुक्म और मेरा तीर की तरह दौड़ना तो एक तरफ रहता, पर गंगा अपनी चाल चलती। उसे न तो मैकू की डांट की परवाह थी, न मेरी खड़ा जीना भाग कर चढ़ने की फुर्ती से कोई लेना देना। खुश्क गले में चाय उतारते हुए वो रोज मुझसे पूछती, चाय पिएगी? नहीं, जल्दी चलो, मैकू को गुस्सा आ रहा है। मैं मंदिर के गलियारे में लोहे की सीढ़ियों का 1 मंजिला जीना चढ़कर ऊपर पहुंचती तो अलसा कर उठी बिना नहाई धोई गंगा यूनिफॉर्म में बैठी नाश्ता कर रही होती। उसके नाश्ते में हर रोज़ अजवाइन नमक का तिकोना पराठा रहता और स्टील के गिलास में खौलती चाय। वो इत्मीनान से नाश्ता करती, पर मेरी बेसब्री देखकर माँ से दूसरा गिलास मांग दोनों गिलासों में चाय को औटाकर ठंडा करती। फिर लंबे बाल संवार कर चोटी बनाती। उसके बाद पैरों में मोजे चढ़ाती और लगभग भागते हुए स्वेटर जूते पहनती। इतनी देर में मैकू का भयावह चेहरा मेरे सामने आकर मुझे न जाने कितनी बार डराता। मेरे चेहरे पर पुते डर को पढ़कर वो जल्दी करती। नीचे से मैकू लगातार लंबी घंटी देता, पर घंटी सुनने वाला गंगा का कान उस वक्त बहरा हो जाता। तुम्हें स्कूल छोड़कर दूसरी शिफ्ट वाली सवारियां भी उठानी होती हैं। देर करोगी तो कल से छोड़ देंगे तुमको। मैकू खींचता। छोड़कर दिखाओ, इस रिक्शे के आगे लेट जाऊंगी, चला लेना फिर। और अब बकझक में कौन देर कर रहा है, मैं या तुम? गंगा अपने खुश्क गले की लठैती ठसक में पूछती, फिर तुरंत अपनी उम्र मुताबिक मासूमियत चेहरे पर ओढ़ लेती। इधर गंगा के इंतजार में पूरा रिक्शा पिसता। मैं भी उसमें शामिल थी, पर गंगा को उसके घर से लाने में आगे चलकर मेरा फ़ायदा बहुत हुआ। धीरे धीरे मंदिर का हर कोना मेरी पहुंच में हो गया। दिन का कोई वक्त हो, घर में मन न लग रहा हो, तो गंगा मंदिर में जाने का एंट्री पास बन गई। दोपहर में मंदिर बंद है, पर गंगा पिछला दरवाज़ा खोल देती और हम दोनों पूरे मंदिर में भागते। बाद में मेरी कुछ और सहेलियों को भी ये सुविधा उपलब्ध हुई। हम कला मंडी की प्रतियोगिता करते, पूरे मंदिर में दौड़ लगाते, मुख्य मूर्तियों के आगे लगी रेलिंग को पार कर सब मूर्तियों को छूते। मंदिर की सबसे ऊपर की दोनों मंजिलें, जहां किशन पंडित और मंदिर ट्रस्ट के लोगों के अलावा सबका प्रवेश वर्जित था, वहां भी कभी कभार जाने का मौका गंगा खोज लेती।
दूसरी मंजिल पर बने विशालकाय कमरे को साल भर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लोगों के लिए खोला जाता था। वो कमरा ट्रस्ट की बैठकों का या आयोजनों के सामान रखने के काम आता। एक आध मौका मंदिर की बड़ी सी छत पर जाने का गंगा की वजह से ही मिला था। करमजली औंधी खोपड़ी की लड़की, कोई सहूर न कोई ढंग, जड़ खोद कहीं की। जाने कहाँ से पैदा हो गई हमारे घर। कुलच्छनी इमरजेंसी में पैदा हुई और आफत बनकर हमारे सर चढ़ गई। इसका नाम गंगा नहीं इंदिरा रखना चाहिए था, इंदिरा। रोज मुझे घर में आया देखकर जहाँ किशन पंडित गंगा को मेरे सामने गरियाने में काफ़ी सहज हो गए थे, वहाँ मेरे ज्ञान का इजाफा भी रोज रोज हो रहा था। एक तरफ मैं पंडित जी के इंदिरा विलाप को सुनती तो दूसरी तरफ गंगा के अपने पिता के सामने चुप रहने और पीछे से उनकी करतूतों के उसके किए खुलासे मुझे चौंकाते। खाओ नारी, पूरी 5 रुपए हैं मेरी जेब में, जिसको जो चाट खाने का मन हो वही खाओ। और भैया, इस सोनू के लिए तो एक पत्ता टिकिया का बना दो और मेरे लिए करेला चाट। मुझे अच्छा लगा कि मेरी पसंद गंगा जानती थी, पर उसकी जेब में 5 रुपए और स्वभाव में अनमोल मस्ती देखकर मैं दंग थी। उन दिनों 5 रुपए में 2-2.5 किलो दूध आ जाता था। मुझे डर लग रहा था, मेरे घर से किसी ने आज मुझे चाट खाते रंगे हाथ पकड़ लिया तो मेरी जमकर धुनाई होगी। कहाँ से लाई इतने पैसे? शैली, सीमा और राधा के जाने के बाद मैंने गंगा से सवाल किया। सब भगवान का दिया है, तू क्यों परेशान होती है? अक्सर सहेलियों को चढ़ावे में आए फल मिठाई खिलाते हुए गंगा भगवान का दिया कहकर भरपूर ठहाका लगाती थी। आज भी उसने ठहाका लगाया, पर मेरी जान सूख गई। इस रात से पर्दाफाश अगले मंगलवार को हुआ। मंगल की शाम मंदिर की धज ही कुछ और होती। बाहर प्रसाद की आस में लाइन लगाए शोर मचाते, धक्का मुक्की करते बच्चे, तो अंदर जिंदगी के भयों से जूझते हनुमान के भक्त। मंदिर के अलावा सामने वाला मुख्य हिस्सा भीड़ से घिरा रहता और मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं के हिस्से भी भरे रहते। बीच का विशाल रास्ता भी मोहल्ले के वृद्धों से भरपूर रहता। भक्तों की पूजा करवाते व्यस्त पंडित जी की निगाह से बचकर मंदिर के 2 कोनों में गंगा हाथ की सफाई दिखाती। एक कोना जहाँ बीच में शिवलिंग रखा था, उसके ऊपर शीशे में बंद हनुमान, लक्ष्मी और गणेश विराजमान थे। वहाँ मंगल ही मंगल था। हर शीशे के दरवाजे में बाहर एक चौकोर सी कटिंग थी, जिसमें हाथ घुसाकर लोग मूर्तियों के पैर छूकर दान दक्षिणा अर्पित करते। भक्त अर्पण करते और गंगा बड़ी सफाई और चालाकी से उस अर्पण को हथिया लेती। वो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही थी। मैं उसकी चौरे कला के करतब देखकर ही दंग थी। पकड़ी जाएगी तो पंडित जी डिबरी टाइट कर देंगे तेरी। मेरी हकबकाई मुद्रा ने उसे भरपूर झकझोरा। मैं न टाइट कर दूंगी उनकी डिबरी। पाप चढ़ेगा तुझे, पाप। सांसारिक भय की बजाय अब मैंने पारलौकिक भय से उसे आतंकित करना चाहा। तो इस पाप की भागी अकेली मैं नहीं हूँ। देख रही है ना सामने उस आदमी को, मंगल के पैसे बटोर कर महंगी शराब पिएगा और रात को माई को मारेगा। इस पापी के सामने मैं क्या हूँ, भगवान सब जानते हैं। उसकी बागी बातें मुझे डरा रही थीं। जल्दबाजी और मुख सुख में पिताजी को पिताई पिताई कहने वाली गंगा का उनके लिए एकदम तू तड़ाक पर उतर आना मेरे बाल मन को झकझोर गया। वो अचानक बड़ी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी वो खरोंच मेरे मन पर स्थायी रूप बना लेगी। मेरे सामने पिता के प्रति तीखी कड़वाहट लिए खड़ी पहली लड़की थी गंगा। मन ने गवाही थी। सही कहते हैं पंडित जी, इसे न शर्म न लिहाज। और हद तो तब हुई जब कुछ समय बाद मैं और गंगा मैकू की पिछली सीट से बरी होकर मुख्य सीट पर आ गए। गंगा का ढंग अब तक न बदला था, अलबत्ता मैकू ने घंटी टंटनाना त्याग दिया था। मेरा रोज का क्रम बना हुआ था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि पंडित जी के चीखने की आवाज़ें तेज होती चली गईं। अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गई। पंडित जी गंगा की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की अथक कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा शरीर गंगा को परे धकेलने की कोशिश में था, पर गंगा रणचंडी की तरह उन पर हावी थी। गंगा के दांत पंडित जी की कलाई पर गड़े थे और किसी भी समय कलाई का मांस अपनी जगह से उखड़ सकता था। मैंने देखा गंगा की आंखों में खूनी रंजिश के डोरे उभर रहे थे। उसकी पूरी मुख मुद्रा नफरती अंगारों से दहक रही थी। उसकी माँ के माथे से खून टपक रहा था। पंडित जी गुस्से और पीड़ा में बेतरह चीख रहे थे, पर गंगा की पकड़ ढीली न हुई। हरामी, कमीने, हाथ लगा अब की माई को, हाथ तोड़ दूंगी तेरे।
गंगा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, आंखें फटी जा रही थीं। पंडित जी पूरा जोर लगा रहे थे कि तभी कमरे में मेरे कदम रखते ही सब अपनी जगह स्थिर हो गए। गंगा ने मेरे भयभीत चेहरे और गले में घुटी चीख को पढ़ा और पंडित जी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेरे कानों में गंगा के शब्दों का नफरती लावा उतर चुका था। मेरी आंखों के जरिए मेरी चेतना पर उसके नुकीले दांत काबिज हो गए। सोनू, तू भी मेरे बाप की तरह मुझे ही गलत मान रही है क्या? उस दिन स्कूल की आधी छुट्टी में गंगा ने मुझसे पूछा। सुबह के सदमे से मैं अभी तक मुक्त नहीं हो पाई थी, फिर भी मैंने उसे सुनना सही समझा। चंद्रनगर के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी ये किशन पंडित दुनिया का सबसे कमीना आदमी है। मैंने उसे घूर कर देखा, पर वो मुझे देखे बगैर एकदम सामने किसी शून्य में देखते हुए बोलती रही। उसके भीतर धधक रहा ज्वालामुखी आज फूट कर बिखरने को मचल रहा था। बचपन से अपनी माई को पिटते ही देखा, जब तब मुझ पर भी हाथ उठाया। मेरा बचपन इस राक्षस की छाया में पला। बरसों से मैं और माई पिटने के आदी हैं। मुझे उससे बचाने माई बीच में कूद पड़ती है और पिटती है। उसकी बेटा न मिल पाने की खींच भी तो बरसों पुरानी है। छुटपन से ही माई ने मुझसे इसकी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि क्या कहूँ, पर आज बात कुछ और थी। कुछ दिन पहले की बात है, तुझे याद होगा, खाली सड़क पर सरपट रिक्शा भगाते मैकू उस दिन मेरे घर के सामने ब्रेक लगाना भूल गया था और रिक्शा पीपल का पेड़ पार कर गया था। मैं घर लौट ही रही थी कि मैंने देखा मेरा कमीना बाप गली के धोबी सूरज की 6-7 साल की लड़की टिन्नी को फुसलाकर मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी वाले शर्मा जी के घर लिए जा रहा है। शर्मा जी सारे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की गमी में गए थे। कोठी के पिछवाड़े में बने स्टोरनुमा कमरे में ये कमीना जाता रहता है। मेरे बाबा के समय से उनकी कोठी का एक कमरा उनके निजी सामान के लिए दिया गया था। अब चाबी इसी के पास रहती है। मेरा दिल धक रह गया। माई से सुने इसके किस्सों ने मुझे समय से पहले बड़ा कर दिया था, पर उस दिन तो हद हो गई। इसकी करतूत देखकर मेरे मन की धरती चटक गई। बाप का भेष उघाड़ कर एक दरिंदा मेरे आगे खड़ा हो गया। माई को लाऊं या क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिन्नी खतरे में थी, ये सोचकर मेरे दिमाग की नसें तड़कने लगीं। मैं पूरी ताकत से भागी। मैंने जोर से स्टोर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अंदर की हलचल शांत हुई, पर बच्ची की दबी आवाज़ मेरे सीने से टकरा रही थी। मैंने दरवाज़ा पीटने के साथ चीखना भी शुरू कर दिया। चंद सेकंड गुजरे, फिर दरवाज़ा खुला। एक हाथ से दरवाजे के दूसरे पल्ले को कसकर थामे ये राक्षस मेरे अंदर घुसने का रास्ता बंद किए खड़ा था। टिन्नी कहाँ है? टिन्नी, ओ टिन्नी! मैं पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाई। अंदर घुसने की मेरी कोशिश को उस दरिंदे ने परे धकेला, लेकिन इतने में टिन्नी उसके पीछे से झांकी। मुझे बाहर आना है दीदी। उसकी झलक मिलते मैंने एक्सरे मशीन की तरह उसे पढ़ा। उस समय मेरी सांसों का बोझ इतना भारी था कि किसी भी समय मैं गिर सकती थी। टिन्नी अभी तक सही सलामत थी। उसे ठीक पाकर जाने कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि दरिंदे की समूची ताकत से मैं लोहा लेने लगी। किवाड़ की ओट में मैंने खुद को इस तरह फंसा दिया कि दरवाज़ा खुलवा कर ही मानी। दीदी, पंडित जी मुझे भगवान जी दिखा रहे थे। गंगा से सुना सच मेरे रोम रोम को कपा गया। शून्य में घूर रही गंगा का हाथ मैंने थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे अभी बहुत कुछ कहना था। सोनू, उस वक्त टिन्नी की आवाज़ मुझे दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ सुनाई दी। जिंदगी के इन बीते क्षणों ने मुझे अचानक इतना ताकतवर बना दिया कि मैं गौरैया को बाज से बचा सकी। टिन्नी को सीने से चिपटाया और उस दरिंदे को घूरा। खामोश खड़ा था कमीना, पर टिन्नी के हाथ से निकल जाने का गुस्सा छिपा न सका। मैंने टिन्नी का हाथ थामा। वो स्टोर के कबाड़ में रखी भगवान की पुरानी मूर्तियों को अभी तक उसी चाव से देख रही थी, पर मेरे भीतर कई मूर्तियां ढह चुकी थीं। बेजान मूर्तियां भी और उनसे कमाई करने वाले पिता की मूर्ति भी। तूने माई को बताया? मैंने उसका कंधा झकझोरते हुए उसे दरिंदे की सोच से बाहर आने के लिए झटका दिया। माई इससे भी ज़्यादा जानती है सोनू। अक्सर दादाजी को याद करते हुए कहती है, पता नहीं राम के घर ये रावण कैसे जन्मा। माई बताती है, जब मेरे बाबा जिंदा थे तो मंदिर श्रद्धा और आस्था की लौ से जगमगाता था। भजन और मंत्रों का उच्चारण और स्वर लहरी मंदिर के माहौल में एक सादगी और पवित्रता भर देती थी। पुराने लोग आज भी उन्हें इज्जत से याद करते हैं। बाबा की तो मुझे याद नहीं सोनू, पर सुबह मुंह अंधेरे जब माई खुले और सुरीले गले से मंत्रोच्चार करती है तो पूरा मंदिर दिव्य लगता है। मन कहता है
कि माई को ही मंदिर का पुजारी बनाना चाहिए, पर कैसे? माई ठहरी औरत जात। दादाजी की नेक नामी की वजह से ही पंडिताई मेरे बाप को विरासत में मिल गई, वरना इसका तो उच्चारण भी सही नहीं। वीरान आंखों और पीड़ा से भरे शब्दों से गंगा बोली। टिन्नी ने किसी को कुछ बताया नहीं? मेरी जिज्ञासा का कोई ठौर नहीं था। बच गई बच्ची, एक गहरी सांस छोड़कर गंगा ने कहा। मैं उसे देखती रह गई। 2 दिन बाद शर्मा जी के लौटने पर मैंने माई को उनके स्टोर की चाबी उन्हें लौटाने की बात कही। मेरे भीतर डर इतना अधिक बैठ गया कि मैंने मंदिर ट्रस्ट के अग्रवाल जी को सारी बात बताई। अक्सर मीटिंगों में उनकी बात का बड़ा वजन रहता है। मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर बड़ी बड़ी आंखों से धमकाते हुए बोले, मर्जाद में रह लड़की, बड़ों का आदर सम्मान कर, लड़की होकर ऊंचे बोल। जिसने जन्म दिया, जिंदा रखा, उसकी इज्जत उतार रही है। कितना पवित्र नाम और कितना खल आचरण। अग्रवाल जी को मंदिर की प्रतिष्ठा जान से प्यारी है और इस प्रतिष्ठा की डोर किशन पंडित संभाले हैं। उस पर आँच कैसे आने देते? माई ने टिन्नी वाली बात का विरोध किया तो पंडित ने माई को बुरी तरह पीटा। गिलास उठाकर मारा तो माई के माथे से टपकते खून ने आज मुझे पागल कर दिया और मेरे दिमाग के तारों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। ये मेरा अब तक का सबसे तीखा और मेरे जीवन का सबसे बुरा किस्सा था। मेरा रोम रोम जानता था इस तीखे अनुभव की छाया से मैं आजीवन मुक्त न हो सकूंगी। इसके आगे गंगा ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर आज गंगा का घर मेरे लिए खंडहर में तब्दील हो गया। वे सारे चाव, सारी मूर्तियाँ, कला मंडी लगाने से लेकर खेल कूद की आज़ादी सब रेत हो गई। उस खंडहर से निकला सच मुझे समूचा हिला गया। एक सवाल मेरे कलेजे में अटक कर रह गया, मैं भी तो कभी पंडित जी के लिए टिन्नी ही थी। अगले कुछ रोज़ मैकू हमेशा की तरह मुझे गंगा को लाने के लिए कहता रहा, पर मैं टस से मस नहीं हुई। पिछले फट्टे पर बैठी नन्ही सीमा को जैसे ही उसने गंगा को लाने का आदेश दिया, वो उमंग में उठने लगी। मैंने तपाक से उसे रोका। मैं उठी और पहली बार मंदिर की बाहरी सीढ़ियों से ही मैंने गंगा का नाम पुकारा। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। दिख गंगा जैसी ही रही थी, पर गंगा न थी। उसके लंबे बाल गायब थे और कंधे तक कटे बालों में गंगा आज अजीब सी दिख रही थी। बाल बेतरतीब से कटे हुए थे, जैसे कैंची उसने गुस्से में ही फिरा ली हो। मैं उसे देखती रह गई। उसने मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, कमीने को जलाने में मज़ा आ गया कसम से। मेरे लंबे बाल उसे बहुत पसंद थे, काट कर धर दिए उसके आगे। वो तो माई ने कसम दे दी, वरना मोहल्ले में टिन्नी वाली बात पर इसकी थू थू कराती। माई ने तो तुझे बताने से भी मना किया है, तू भी किसी को मत बताना। उस दिन सारा स्कूल गंगा को अजीब नज़रों से घूर कर सवाल पूछता रहा। लौटते समय मैंने भी कहा, गंगा तू अच्छी नहीं लग रही। बाल काटने ही हैं तो अच्छी तरह कटा ले। अपने पिता के पाप का ये कैसा प्रायश्चित। सोनू, पाप पुण्य के फेर से तो मैं उसी क्षण मुक्त हो गई थी जब टिन्नी को नीच जात कहने वाला मेरा कमीना बाप उसे न जाने कौन सा पुण्य कमाने ऊपर ले गया था। बचपन से सुनती आई हूँ कि औलाद को पिता का कर्जा चुकाना होता है। न जाने अब ये भारी कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी। गंगा की टीस मेरे मन में भाप सी उठी। आंसू हम दोनों की आंखों में थे। जीवन का इतना बड़ा सच मन में दबाकर मैंने दोस्ती की हिफाजत की। तब भी जब साल भर बाद 10वीं के आगे की पढ़ाई मुझे देहरादून जाकर हॉस्टल में रहकर ही करनी थी। मेरी आखिरी मुलाकात गंगा से उसके घर में हुई। मेरे मना करने के बावजूद उसने मुझे घर बुलाया। माई ने बड़े प्यार से बनाए पकौड़े खिलाए। मैं जैसे ही बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी, गंगा ने मेरा हाथ थामा और मुझे ऊपर के कमरे की ओर ले जाने लगी। मेरा समूचा शरीर झंझना गया। वो मुझे ऊपर खींच रही थी और मैं अपने अकड़े हुए शरीर से इनकार कर रही थी। टिन्नी से जुड़ी बात मेरी चेतना पर हावी थी, इसलिए मंदिर में पंडित की गैरहाजिरी में गंगा की माई से मिलना ही मेरे लिए बहुत था। चलना सिर्फ एक बार, कोई नहीं है ऊपर, बस एक बार। जब तक मैं मान नहीं गई वो तब तक जिद किए रही। डरे मन से मैंने कमरे में कदम रखा। सामने हनुमान, राधा कृष्ण और विष्णु की भव्य मूर्तियाँ थीं। वही मूर्तियाँ जो जन्माष्टमी के दिन बिजली से हरकत में आकर लोगों को लुभाया करती थीं। हनुमान सीना चीरते तो राम सीता उनके दिल में बसे दिखाई देते। विष्णु के हाथ में चक्र तेजी से घूमता और राधा कृष्ण एक अर्ध गोलाकार रेल पटरी पर नाचने लगते। सभी मूर्तियाँ आज शांत खड़ी थीं। कमरे में 2 बड़ी बड़ी गठरियों पर मेरी निगाह गई। देख इनमें क्या है, कहते हुए गंगा ने एक गठरी की गांठ ढीली की।
ये सब क्या है? गठरी के अंदर पड़े सामान को देखकर मैं चौंकी। गंगा ने गठरी के ढेर से चमड़े के एक केस को उठाया। केस के बाहर निकल रहे चाकू से मूठ को उसने जैसे ही खींचा, केस से बाहर एक त्रिशूल निकला, नुकीला और चमकदार त्रिशूल, चाकू के आकार का। उसे केस सहित कंधे पर टांगने से वो बिल्कुल सिखों की कृपाण की तरह एहसास देने लगा। कौन लाया इन्हें यहाँ और क्यों? ट्रस्ट के लोग लाए हैं। कहते हैं मोहल्ले के कार सेवक हिंदुओं में बटेगा, ये उनकी पहचान बनेगा। धर्म का काम पंडित के जिम्मे है और मैं ठहरी उसके हर काम की दुश्मन। मन तो करता है आग लगा दूं इन गठरियों में, पर जल्लाद माई को जीता नहीं छोड़ेगा। गंगा बोली, राम के नाम में इस त्रिशूल का क्या काम? ये तो बिल्कुल हथियार जैसा लगता है। मैं खदबताते सवाल को रोक न सकी। हम दोनों पूरा सच तो नहीं जानते थे, पर समय की आंधियों से बेपरवाह नहीं थे। आंधियां हमारे कानों से भी टकरा रही थीं। अपने मोहल्ले में कल से बटने वाले इन त्रिशूलों को देखने से ही सिहरन पैदा हो रही थी। गंगा ने जबरदस्ती एक त्रिशूल मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने सहमते हुए उसे छूकर देखा। उसका सिरा बेहद नुकीला था, एक बार में सामने वाले को घायल करने में पूरी तरह सक्षम। तभी गंगा एक थैले में दोनों गठरियों से कुछ कुछ त्रिशूल निकालकर जल्दी जल्दी भरने लगी। ये क्या कर रही है तू? मैंने सवाल किया। ये थैला ले जाकर रूप विहार के नाले में फेंक आऊंगी। कमीना जड़ खोद कहता है ना मुझे, देख इसकी जड़ खोद के ही रहूंगी, वो पूरी घृणा के साथ बोली। किसी ने देख लिया तो? मेरा डर फुसफुसाया। कोई नहीं देखेगा, हर रोज़ वो नाला कितने मोहल्लों का कूड़ा निकलता है, थोड़ा और सही। फिर मुझे बाप का पुराना कर्जा भी तो चुकाना है कि नहीं? ज्वालामुखी मुहाने पर खड़ी हम दोनों की बत्ती सी एक साथ चमकी। मेरे हॉस्टल पहुंचने के कुछ दिन बाद ही गंगा के खत नियमित तौर पर मुझे मिलने लगे। मैं उसकी अकेली राजदार दोस्त, पर खत लिखने का मामला एक तरफा रहता, क्योंकि गंगा ने मुझे जवाब देने से साफ मना कर दिया था। हर खत पहले उसके पिता की नज़र से गुजरता था। इन दिनों किशन पंडित अपनी बेटी पर मेहरबान था। गंगा की उम्र 17 पार कर चुकी थी और उसका कसाई बाप उसकी शादी करने पर आमादा था। बात उन्हीं दिनों की है। राम की राह पर किशन पंडित कार सेवकों के एक जत्थे और पत्नी बेटी सहित अयोध्या अपने पुराने पुलिसिया दोस्त ब्रजेश्वर के घर पहुंच गया। महीने भर यहाँ रुकने का कार्यक्रम था। उसके मन में था एक साथ दो काम निबट जाएंगे, धर्म की राह भी बनेगी और बेटी से भी मुक्ति पालेगा। गंगा के खत पूरी तफसील से मुझे सच बताते। नए ठिकाने की एक भी बात उसने नहीं छिपाई। भाई जी, अयोध्या इस बार अपना बदला लेकर रहेगी, तुम बस देखते जाओ। देश भर से राम के नाम पर जत्थे के जत्थे चले आ रहे हैं। इस बार पुनीत काम होकर रहेगा। लला की भूमि है, कोई खेल नहीं, ब्रजेश्वर ने कहा। हमने भी कसर कहाँ छोड़ी है। बस भैया, लगे हाथ गंगा का कारज भी हो जाए तो छुट्टी पाऊँ। किशन पंडित का स्वर बेचैन था। देख ले सोनू, कितनी जल्दी पड़ी है इसे छुट्टी पाने की। एक बार इससे अलग हो जाऊं, फिर कभी मुंह ना देखूं इसका। माई को भी अपने संग ले जाऊंगी। बात इन्हीं दिनों की है जब गंगा के जीवन में पहला प्यार और पिता सरीखा स्नेह देने वाला एक इंसान साथ साथ आया। पुलसिया चाचा ब्रजेश्वर के बहनोई समरकांत शुक्ल भोपाल से अपने साले के घर आए। अयोध्या में उनकी ज़मीन के केस की सुनवाई थी। ब्रजेश्वर की बहन गुजर चुकी थी, पर जीजा साले का रिश्ता अभी भी जिंदा था। समरकांत के कोमल स्वभाव और स्नेह की उजली मूरत में गंगा ने अपनी ज़िंदगी के किसी पहले अच्छे पुरुष को पाया। वो उनसे खूब बतियाती, उनकी सेवा करती। समरकांत भी उसे खूब स्नेह देते। जिस दिन उनका जाना हुआ, गंगा खूब रोई। समरकांत ने सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त किया कि उनके घर पर गंगा का सदा स्वागत है। समरकांत शुक्ल के साथ ही गंगा की मुलाकात प्रताप से हुई, जो उसे पहली नज़र में भा गया। मन की मचलती तरंगों को आखिर किससे बांटे? आड़े दिनों में दोस्ती इकलौता सहारा रहते हैं। इसलिए मेरे पास गंगा के लिखे खत जल्दी जल्दी पहुंचने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ब्रजेश्वर के घर और गली में एक लड़का साइकिल पर रोज़ फूलमाला देने आता था। दो एक दिन गंगा ने उससे माला ली तो बातों का सिलसिला चल निकला। लंबे कद और चौड़े माथे वाला प्रभात कॉलेज में पढ़ने वाला होशियार लड़का था। अभावों में भी हरदम खिलखिलाता। गंगा को पहली बातचीत में उससे लगाव हो गया। अगली मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। राम राम पंडित जी, कैसे हो? प्रभात ने पूछा तो गंगा ने तुरंत सावधान किया। हमें तो औरत का जन्म मिला है, हम कहाँ के पंडित जी।
हमारे लिए तो तुम ही पंडित, ऊपर से गंगा जैसा नाम। तुम्हारे बात करने से हमारा जन्म सुधर जाए और पैर छू ले तो 7 जन्म। बचपन से यही सुनते आए हैं। प्रभात हाजिर जवाब था। सोच लो, हम छू लेंगे तुमको तो निभाओगे 7 जन्म। गंगा की बात सुनकर प्रभात हकबका गया। 2 घड़ी को पूरी गली से सारी आवाज़ें और हरकतें गायब हो गईं। गंगा ने फूलमाला लेते हुए प्रभात का हाथ सहलाया और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। ये रोज रोज माली के लड़के से कैसा हंसी ठट्ठा। चाचा हूं तेरा, टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, फिर साथ देखा तो। ब्रजेश्वर के पुलिसिया दिमाग ने खतरा सूंघ लिया। गंगा ने कोई सफाई नहीं दी। ये नासपीटी कमजात की हमदर्द ठहरी सदा की। पंडित ने चुभता हुआ ताना गंगा की ओर उछाला। गंगा जानती थी बाप की छाती में टिन्नी का तीर अभी तक अटका हुआ है। गंगा ने सारी घटना लिखते हुए मुझे यह भी बताया कि प्रभात से प्यार का इरादा पक्का करने में उसके बाप का ताना भी असरदार रहा। गंगा के खत पढ़कर मैं जान गई अब गंगा को कर्ज चुकाने का एक और मौका हाथ लग गया है। मैंने उसके कुशल की कामना की, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि गंगा जलती आग में कूद पड़ने को आमादा होगी। कुछ दिन बाद मेरे इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो गईं, पर गंगा का कोई खत नहीं आया। फ़ोन नंबर कोई था नहीं और ख़त लिखने की मुझे सख्त मनाही थी। मैं आखिर क्या करती। छुट्टियों में घर आई तो मंदिर गई। पता चला अभी तक कोई नहीं लौटा। मेरी जिज्ञासा का पारा चढ़ता ही चला जा रहा था। दिन सप्ताह पर लदे, सप्ताह महीने पर और महीना महीनों की सीढ़ियाँ लांघने लगा। गंगा की तलाश में मैंने चंद्रनगर की अपनी सहेली शैली को लगा दिया। हफ्ते में एक बार उससे फ़ोन पर बात करती, पर शैली से कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कई महीनों बाद शैली ने बस यही बताया कि किशन पंडित वापस लौट आए, पर साथ में न माई लौटी न गंगा। समय अपनी रफ्तार चलता गया और आखिरकार साल भर बाद गंगा की एक लंबी चिट्ठी मिली। जल्दबाजी में कांपते हाथों से मैंने चिट्ठी को लिफाफे से आज़ाद किया। चिट्ठी क्या थी, कितनी जिंदगियों की ब्यौरेवाल तफसील थी। गंगा की चिट्ठी ने साल भर की मेरी जिज्ञासा को तमाम सूचनाओं से भर दिया। प्रभात से उसके प्यार के दिनों के कोमल एहसास बेदर्दी से कुचल दिए गए। उसके मुँह बोले चाचा और पिता ने 6 दिसंबर को एक साथ 2 कारनामों को अंजाम दिया। सुबह भारी भीड़ के साथ पूरी मौज में मस्जिद का खंडहर नुमा ढांचा ढहाया तो रात को गंगा की हत्या की कोशिश भी की गई। प्रताप से गंगा की बढ़ती मुलाकातें और मुंहजोर हो रही उसकी ज़बान पर लगाम लगाने का यही अचूक तरीका था उसके बाप और चाचा के पास। सुबह धर्म की रक्षा ने उनके हौसलों को जोश से ऐसा भरा कि सारे रिश्ते नाते ताक पर धर दिए दोनों ने। रात में सो रही माँ बेटी के कमरे में दोनों घुस गए। गंगा को बचाने में माई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गंगा को किसी तरह माई ने भगा दिया। माई का सिर फटने से कपड़े खून में तरबतर हो गए। उसी पल दोनों अपराधी सचेत हुए। अगले दिन गंगा का कुछ पता नहीं चला, पर प्रताप की खूब पिटाई के बाद चाचा ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगवा दिया। माई कुछ दिन बाद चल बसी। गंगा का कुछ भी पता नहीं चला। प्रताप को 3 साल की जेल हो गई। गंगा किसी तरह भोपाल पहुंची। समरकांत शुक्ल ने उसे आसरा दिया। वहां जाकर कुछ महीने शांति रही, पर समरकांत से गंगा की नज़दीकी समरकांत के दोनों विवाहित लड़कों से देखी न गई। दोनों बहुओं बेटों ने यह सोचकर उनके रिश्ते को लांछित किया कि गंगा से मुक्ति मिलेगी, पर दांव उल्टा पड़ गया। समरकांत शुक्ल ने सबको हैरान करते हुए अपने से बहुत छोटी उम्र की गंगा से विवाह कर लिया। गंगा की चिट्ठी पढ़कर मेरी हैरानी आसमान छू गई। अविश्वसनीय किंतु सच, और सच की अधखुली पढ़ते लिए मैं कितनी ही देर कुर्सी पर बैठी रह गई। गंगा या मिसेस समरकांत शुक्ल, एक सवाल न जाने कितने सवालों को लिए था। गंगा की चिट्ठी में एक फ़ोन नंबर भी था। 2 दिन सारी स्थिति को पचाने के बाद मैंने गंगा को फ़ोन किया। मैं ठीक हूँ, तू बता। गंगा के एक वाक्य से मैं उसके हालात का जायज़ा लेने लगी। उसकी आवाज़ में मुझे कोई ख़ास परेशानी महसूस न हुई। आखिर शादी की ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरा गुस्सा तमाम एहतियात के बावजूद फट पड़ा। जब मानुस धर्म देखने वाली आंखें फूट जाएं तो रिश्तों के सीक्षे में कैद होना ही अंतिम उपाय रहता है। गंगा संयत स्वर में बोली, पर मैंने अनुमान लगा लिया कि गंगा तो एकदम पक्की गृहस्थिन की तरह बोल रही है। आज उसकी बोली में माई का कंठ घुला था। तू प्रभात के लिए रुक नहीं सकती थी? मैं चिल्लाई। कहाँ रुकती, किसके पास रुकती? क्या प्रभात के माँ बाबूजी रख लेते मुझे?
वहाँ रहती तो पंडित मुझे जीता छोड़ता? कहाँ जाती, क्या करती? सही समझा इसलिए भोपाल चली आई। गंगा सभी सवालों के लिए तैयार थी। शादी क्यों की? कैसे निभा रही है एक बूढ़े आदमी के साथ, उस आदमी के साथ जिसे कभी पिता सरीखा मानती थी? मैंने मन की तह में पड़ा असली सवाल पूछ ही डाला। समरकांत जी से विवाह का निर्णय न मेरा था न उनका। मेरे पक्ष में बेटे बहुओं से उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि वे पिता पर दबाव डालने लगे कि वे मुझसे शादी करेंगे तो ही मैं यहाँ रह सकती हूँ। बेटों ने सोचा था जिस बाप ने अपनी जवानी पत्नी के बिना गुजार दी वो बुढ़ापे में क्या ब्याह रचाएगा। पहले तो समरकांत जी ने बाढ़ के रेले को किसी तरह रोक कर रखा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके बेटों से ना उगलते बना न निगलते। गंगा मेरे उलझे सवालों के सुलझे जवाब देती रही। और तेरा गृहस्थ जीवन? मेरी अंतिम जिज्ञासा भी अपना ठौर पाना चाहती थी। वो चल रहा है अपनी गति से। गंगा ने ठहर कर कहा, तो मेरे पास पूछने को कुछ नहीं बचा। कितना अजीब था, सारे सवालों के जवाब मिलने के बावजूद मेरी सारी जिज्ञासाएं अधर में लटकी थी। ऐसा क्या हुआ? कैसे निभा रही होगी गंगा? अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी के साथ उसका रहना कैसे होता होगा? अपने से बड़े बेटों की माँ बनकर कैसा लगता होगा? प्रभात से उसका प्रेम क्या सिर्फ कुछ दिन का खेल भर था? कितनी कमज़ोर निकली गंगा। बूढ़े पति के मरने पर क्या होगा उसका? सारे सवाल अक्सर एक साथ मुझ पर हमला करते। मन करता गंगा के घर जाऊं, वहां जाकर सच जानूं, पर हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से उसे फ़ोन नहीं किया। उसके खत आते जो केवल घर की सुख शांति के हाल बताते और मेरी तरक्की का हाल जानना चाहते। मेरे बेहद संक्षिप्त से खत भी देर सबेर उस तक पहुंच जाते। धीरे धीरे वो सिलसिला भी थक कर थम गया। बीटेक के बाद एमटेक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर मेरा दाखिला ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में हो गया। जाने की खबर गंगा को दूं या नहीं, इस पशोपेश में रही। कितने सालों से उससे कोई वास्ता भी नहीं रहा था। आखिर में मेरी दोस्ती ने उतार चढ़ाव में भी अपने साबुत होने का सबूत दिया। मेरे आगे पढ़ने और बाहर जाने की बात सुनकर जब फ़ोन पर गंगा की चहकती आवाज़ सुनी तो महसूस हुआ जैसे उसकी एक आंख रो रही थी तो दूसरी हंस रही थी। मुझे अपना हॉस्टल जल्द छोड़कर घर लौटना था। गंगा चंद्रनगर आने से बचना चाहती थी, इसलिए भोपाल से मेरे हॉस्टल आई। आज कितने बरसों बाद गंगा मेरे सामने थी, पर मैं उसे पहचान न सकी। कहाँ वो अलहड़ बेलगाम गंगा और कहाँ ये गृहस्थिन गंगा। आज कितने समय बाद हम दोनों गले मिले तो समय ठहर गया। अपने कमरे में उसे लाई तो धूप ने कमरे को उजास से भर दिया। इस उजास ने हर दूरी को मिटाकर पुराने दिनों की रंगत कमरे में खोल दी। मिसेस शुक्ल, ये क्या हुलिया बनाया है? करीने से बंधा हुआ जूड़ा, ये बनाओ सिंगार, ये साड़ी, हार। तुमने तो हमारी गंगा को बिल्कुल ही मिटा डाला। हमारी वो गंगा कहाँ गई जिसके बेतरतीब कटे बालों की हमें आदत थी? मेरी आवाज़ चहकी तो गंगा की वही पुरानी खनकदार हंसी समय की सुरंगों को पार करती लौट आई। गंगा को मिटा पाना किसी के बस की बात कहाँ। इन चंद शब्दों ने फिर से मुझे पुरानी गंगा से मिलवा दिया। कितने दिनों बाद सुनी गंगा की लठैती ठसक और उसके कहे ये शब्द और उसके चेहरे की रंगत से न जाने क्यों मुझे रहस्यों से बनी किसी अबूझ पहेली की झलक मिली। मैं इस समय अपनी गंगा को पूरा लौटा लाना चाहती थी। वो बहुत देर तक मेरी पढ़ाई, हॉस्टल के कारनामे, घर के किस्से सुनकर और चंद्रनगर की यादें जिंदा करके जब संतुष्ट हुई, तब जाकर उसने बताया कि इन दिनों वो भी अपनी छूट गई पढ़ाई पूरी कर रही है। तो मेरी खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। अब आगे क्या करने का इरादा है गंगा मैडम? मैं चहकी। अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है, देखो फिर। उसका जवाब संयमित उत्साह से भरा था। एक बात पूछूं गंगा, प्रताप तो अब तक छूट गया होगा ना कैद से? आज गंगा सामने थी तो प्रताप का जिक्र छिड़ना लाजमी था। हाँ, वो तो 3 साल बाद ही छूट गया था। फिर तू मिली उससे? हाँ मिली ना, वो आया था मेरा पता लगाकर मुझसे मिलने। समरकांत जी ने भोपाल में ही एक दुकान में उसके लिए काम की व्यवस्था करा दी। अपनी शरण में आई एक लड़की का सच्चा सहारा बने समरकांत जी। प्रताप अब भी तुझे चाहता है? मैंने गंगा से बेहिचक पूछा। हाँ सोनू, बहुत। तो किसका इंतज़ार कर रही है? क्यों नहीं छोड़ देती समरकांत को? मैं चीखी। नहीं सोनू,
उन्होंने मुझे तब आसरा दिया था जब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझे बाप और चाचा के चंगुल से आज़ाद कराया, जिंदगी के मायने दिए, प्रताप की मदद की। अब मैं इतनी बेगैरत तो नहीं कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनका साथ छोड़ दूं। गंगा का एक एक शब्द अडिग चट्टान सा ठोस था। पर क्या तू सुखी है उनके साथ? मेरा सवाल उसके बेहद निजी कोने में दाखिल हो गया। सुख क्या है सोनू? मतलब इतने वर्षों से तुझे कोई संतान? मैं हकलाई। तो सुख यानी विवाह संबंध में मेरी और समरकांत जी की दैहिक तृप्ति और संतान? गंगा की आंखों में न जाने कैसा भाव था कि मैं शर्मिंदा हो गई। जो किसी से न कहा आज तुझसे कह रही हूं सोनू। समरकांत जी ने मुझे सहारा दिया है, जीने का सच्चा सहारा। जाने अनजाने में विवाह का रिश्ता जरूर जुड़ा उनसे, पर अपनी पत्नी को उन्होंने तन से नहीं पूरे मन से प्यार किया है। जब समय था तभी उन्होंने किसी से तन मन की डोर नहीं बांधी, तो उस समय में क्या बांधते। मैं आज भी उनमें एक बुजुर्ग को देखती हूँ। वे आज भी मुझ में एक बेसहारा लड़की को पाते हैं। पता नहीं मेरे सुरक्षित भविष्य को लेकर उनमें एक अजब सा जुनून है। गंगा के शब्दों में एक निर्मल धारा बह रही थी। मेरी सारी इंद्रियां जड़ थीं। गंगा ने मुझे बताया, समरकांत जी ने शरण में आई एक लड़की की प्राण प्रण से सामाजिक आर्थिक रक्षा करने की बात ठान ली। बेटे बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। रोज रोज पिता की खिलती मुद्रा और गंगा की सेवा पाकर उनका बेहतर हो रहा स्वास्थ्य बेटों की मंजिल में बाधा बन रहा था। लड़के बहुएं बात बेबात लांछित करने लगे। गंगा की साफ गोई एक बड़े निर्णायक दिन का रहस्य खोल बैठी। सोनू, बुजुर्ग पिता की तीमारदारी को ताक पर रखकर उनके लड़के पिता की जगहंसाई कराने पर तुल गए। एक दिन तो गुस्से में पागल उनके बेटे ने उन पर हाथ उठाया ही था कि जाने कैसी बिजली मेरी देह में कौंधी कि मैं बीच में आ गई और उससे गुत्थम गुत्था हो गई। सारा घर मेरी थू थू करने लगा। मैं पिटती रही पर हार नहीं मानी। आवेश में झंझनाया शरीर ही नहीं, जवान ने भी उस दिन सबको मुंह तोड़ जवाब दिए। लड़ाई झगड़े में समरकांत जी के मुंह से अचानक विवाह की बात निकल गई। मैं हैरान जरूर हुई, पर मैंने उनकी बात का कोई विरोध नहीं किया। ये सुनकर मुझे याद आई अपने पिता की कलाई में दांत गड़ा देने वाली गंगा। सारी बातें जानकर मैंने गंगा का चेहरा गौर से देखा। उस पर मलिनता की एक रेखा नहीं थी। शाम के ढलते सूरज की लालिमा, दूर आसमान में उड़ते पंछियों की उड़ान का बाधा रहित भाव और कल उगने वाले सूरज की आस उसकी आंखों में थी। सुख उसके चेहरे पर बिछा था। मैं अपलक उसे देख रही थी। मेरे पास कहने को कुछ शेष नहीं था, पर गंगा एक लंबी चुप्पी के बाद फिर बोली, सोनू, उस रात के बारे में आज सोचती हूँ। पुजारी बाप ने मेरी हत्या के उस षड्यंत्र में ही मेरा पुनर्जन्म लिखा था। पुनर्जन्म नहीं, उसे नवजीवन कहना शायद अधिक उचित होगा। जिंदगी के हादसे भी कई बार सही मंजिल का पता बता देते हैं। न उस रात मेरी हत्या की कोशिश होती, न मैं बदहवास सी घर से भागती और न समरकांत जी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते। जिंदगी का व्रत जैसे अपना चक्र पूरा करके मेरे दुखद अंत के बजाय एक नई शुरुआत की ओर मुड़ गया। मैं साफ महसूस कर रही थी कि गंगा की बातों में अब वजन आ गया था। हो न हो ये समरकांत जी के साथ और शिक्षा का ही नतीजा था। बातों का सलीका, उसकी पोशाक जितनी ही व्यवस्थित थी और व्यवहार में बारिश की सौंधी मिट्टी की महक थी। आवाज़ पहले से ही खुश्क थी, पर अंदाज बदला हुआ था। देश दुनिया के बारे में उसकी नज़र साफ हो चली थी। मुझे वो लड़की याद आई जो पिता से बदला लेने पर उतारू होकर अपने बालों को बेतरतीबी से काट बैठी थी। मेरी आंखें देख पा रही थीं समरकांत जी फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड से कहीं आगे बढ़कर गंगा के जीवन में पुरुष का पुख्ता भरोसा बनकर उतरे थे। साथी के रूप में उस शख्सियत ने गंगा को नए रूप में रच दिया था। अगले पूरे दिन हम दोनों साथ रहें, बिल्कुल चंद्रनगर वाली लड़कियां बनकर। पलटन बाजार से खरीदारी की। आज फिर गंगा ने मुझे जी भर कर चाट खिलाई। शाम को हम दोनों बाजार घूमते हुए घंटा घर के पास एक चाय के खोखे पर बैठ गए। सोनू, माई की बहुत याद आती है, मेरे कारण मेरी माई। गंगा का स्वर पहली बार तरल था। पहली बार मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने धीरे से उसके कंधे को छुआ तो उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसके बाद तू कभी चंद्रनगर नहीं गई ना? सब जानते हुए भी मैंने बात बदली।
वहाँ अब मेरा कौन है? वो कमीना किशन पंडित भी अब 70 के फेटे में होगा। क्या मिला जीवन से? पत्नी बेटी का रिश्ता गया, देखभाल गई, जवानी गई तो ठिकाना गया। सुनने में आया है उसे मंदिर ट्रस्ट ने उसकी करतूतों से आजिज आकर बेइज्जत करके निकाला है। मेरी शादी उसके कलेजे की फांस बनी रही। कहते हुए गंगा का स्वर तरल से ठोस होता गया। तुझे किसने बताया? मैंने पूछा। समरकांत जी ही बता रहे थे। पिता नाम के उस जीव पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा समरकांत जी के मुझे आसरा देने पर। गंगा की आंखें ज्वाला सी जल रही थीं, पर होठों से हंसी फूट रही थी। भले ही ये हंसी बड़ी ही रहस्यमय थी, पर इस रहस्य की चाबी मेरे पास थी। अब तो तेरा कर्जा पूरा चुक गया ना, या अभी कुछ बाकी है? मैंने उसकी आंखों के तल में झांका। जब तक जीना कर्जा चुकाना। उसकी इस निष्कर्षात्मक टिप्पणी से हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे बाहर चले जाने के बाद गंगा मन में तो रही, पर बातों का सिलसिला पहले थमा और कुछ समय बाद ख़त्म सा हो चला। एमटेक के बाद पीएचडी और फिर नौकरी के बाद वहीं बसने वाले कुणाल से मेरी शादी हो गई। जिंदगी की सड़क पर जीवन बेतहाशा भागता चला गया। अब 8 साल का मेरा बेटा सौरभ हमारे साथ है। जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव मेरी उम्र देख चुकी थी। मैं सुखी थी। आईने में अपना चेहरा देखकर कभी कभी उसका मिलान देहरादून हॉस्टल के अपने कमरे में देखे गंगा के चेहरे पर बरस रहे सुख से भी करती। हालांकि बीच बीच में कुछ दिनों की कॉन्फ्रेंसेस में भारत जाना होता। 2-1 बार भोपाल भी गई। दीवानों की तरह गंगा का पता लगाया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जीवन के कितने पहाड़ों की बर्फ पानी बनकर कहाँ से कहाँ तक बह गई, कोई हिसाब न रहा। गंगा की याद भी कैलेंडर में उसके जन्मदिन की तारीख को सहलाने भर तक सिकुड़ गई। माँ अक्सर कहती थी, दोस्ती के पिटारे का ढकना हमेशा खुला रहता है। दोस्त आते रहते हैं और चले जाते हैं। 1-2 ही होते हैं जो जन्म जिंदगी साथ देते हैं। वही होते हैं तो खुले पिटारे की तह पकड़े रहते हैं। आज माँ की बात सोचती हूँ तो लगता है गंगा भी मेरे लिए उसी तह में समय के साथ बहती रही है। इन बीते सालों में मुझे बचपन की दोस्त शैली से केवल समरकांत जी के देहांत की सूचना मिली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गंगा के वैधव्य की खबर लूं। लंबे अरसे बाद जब समरकांत जी के घर का नया नंबर खोज खाज कर भोपाल फ़ोन किया तो एक क्रूर आवाज़ मेरे कानों में टकराई। यहाँ कोई गंगा वंगा नहीं रहती। मेरी और गंगा की उम्र 40 के करीब जा रही थी। मैं उससे 2 साल पीछे, पर फिलहाल दोनों 40 से कम। पर कहाँ होगी गंगा? देहरादून हॉस्टल के बाद इन बीते 17 सालों में क्या हुआ होगा उसका? सारे सवालों के जंगल मेरे आगे खड़े खड़े सघन होते गए। खुश हो जाओ सोनू, तुम्हारी अगली कॉन्फ्रेंस फिर भोपाल में हो रही है। एक दिन कुणाल ने यह सूचना देकर मुझे चौंका दिया। एक ही इंस्टीट्यूट में काम करने वाले हम दोनों की सूचनाएं साझी रहती थीं। कुणाल जानते थे भोपाल मेरे लिए गंगा का शहर है, पर गंगा का नया ठिकाना कौन सा है किसी को नहीं पता था। कोई फ़ायदा नहीं कुणाल, इतने बरस बीत गए, अब गंगा को ढूंढ पाना बेकार है। कोई पता ठिकाना भी नहीं। मेरा निराशा अपने चरम पर थी। कोई बात नहीं, कॉन्फ्रेंस पे तो जाना ही है, कुणाल ने कहते हुए कॉन्फ्रेंस का औपचारिक पत्र मुझे थमाया। इस बार भारत लौटी तो लौटना पहले जैसा नहीं था। भोपाल और गंगा की याद दोनों मुझे सामान्य नहीं रहने दे रहे थे। इस साल पुरानी सरकार को हराकर नई सरकार ने सत्ता संभाली थी। विकास के नए नए नारे हवा में फैले हुए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे पास 1 दिन का समय बाकी था। फ्लाइट देर रात की थी। सुबह उठकर सोचा समरकांत जी के घर ही चली जाऊं, पर मैं जान रही थी वहां जाकर क्या मिलना है। सुबह से बेचैन मन को ठिकाने पर लाने के लिए कुणाल को फ़ोन किया तो जनाब ने भोपाल के नमकीन मीठे की फरमाइश कर दी। यहाँ आने पर कुछ और नहीं तो स्वाद ही मिट्टी से जोड़े रखने की बड़ी वजह रहते हैं। मैं पता लगाकर डीबी मॉल की ओर बढ़ गई। पार्किंग में ड्राइवर को ज़रूरी निर्देश देकर मॉल की तरफ चल दी। देर तक खरीदारी की। एक जगह बैठकर बाफला बाटी और चूरमा खाया। आते जाते लोगों को घूर घूर कर देखती रही, पर नाउम्मीदी बढ़ती ही रही। मैं पार्किंग में खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। वो न जाने कहाँ गायब था। मेरी खींच बढ़ती जा रही थी। सूरज की तपिश से बचने के लिए मैंने छांव की जगह खोजी। वहाँ से मैं आते हुए ड्राइवर को साफ देख सकती थी। अचानक पीछे से मेरे शहर का नाम कानों में दाखिल हुआ।
उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। भाई, दिल्ली नाम में क्या बुराई है? नई सरकार क्या आई, उसके प्रशंसक तो हमारे शहर का नाम बदलने पर आमादा हो गए। दिल्ली को हस्तिनापुर करने से भला क्या विकास हो जाएगा? स्वर्णिम अतीत को लाने से बेहतर है स्वर्णिम भविष्य बनाया जाए, है कि नहीं? मैडम जी, दुकान और बच्चियों की आपकी संस्था के कामों से आपकी कितनी धाक जम गई है। आप अगला चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती? जहाँ तक दिल्ली के नाम बदलने की बात है, शायद इसी में कोई भलाई हो। महिला की बात के जवाब में एक पुरुष का स्वर मेरे कानों से टकराया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी पोशाक बता रही थी वो मॉल का कोई कर्मचारी था। क्या खाक भलाई है, वैसे भी सरकारें कर्म से नहीं भरम से जिंदा रहती हैं। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर जैसे नामों से महाभारत मचने की गंध नहीं आ रही तुमको? हमको तो आ रही है। आज दिल्ली निशाने पर है तो कल फिर अयोध्या का राग छिड़ेगा, मथुरा काशी भी पिसेंगे। हम तो ये कथा बरसों से जानते हैं। क्यों प्रभात, ठीक कह रही हूँ ना? इस दफ़ा खुश्क गले का लठैती स्वर मेरे कान में पड़ा। लठैती स्वर के साथ प्रभात का समीकरण बिठाते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने एकदम पलट कर देखा। महिला की पीठ मेरी तरफ थी। पीछे से उसके कटे बाल दिख रहे थे, बेहद सलीके से कटे बाल। कद काठी वही थी। मैं आवाज़ के सम्मोहन में खींचते हुए महिला के एकदम सामने पहुंच गई। उसके चेहरे पर सनग्लासेस थे, पर खुशी के मारे मेरी आवाज़ गले में कैद हो गई। सोनू है ना? अरे तू यहाँ कैसे, इतने सालों बाद? आंखों में खुशी के आंसू लिए पूरी उत्तेजना के साथ गंगा मुझे झकझोरती हुई मुझसे लिपट गई। देर तक हम एक दूसरे के दिल की धड़कनें गिनते रहे। तो आप हैं गंगा की सोनू? आप दोनों के किस्से तो हमें ज़बानी याद हैं, गंगा के साथ खड़े प्रभात ने कहा। मुझे न कुछ पूछने की ज़रूरत रह गई, न गंगा को बताने की। आँखों ने आँखों से सारा हाल जान लिया। मेरे आगे भरोसे में पगा प्यार अपने धवल रंग में दृढ़ता के साथ खड़ा था। भरोसा प्रेम का सादा रूपांतरण भले हो, पर सबसे मजबूत धागा है। उन दोनों के बीच ये अदृश्य धागा सबको आसानी से दिखाई दे रहा था। चलो पापा, मैंने अपनी चॉकलेट ले ली है। तभी अचानक एक 11-12 साल की बहुत प्यारी सी बच्ची आकर प्रभात से लिपट गई। नमस्ते करो बेटा, ये तुम्हारी सोनू मौसी हैं। उस बच्ची ने पहले मुझे देखा और फिर अपनी मम्मी की आंखों में देखकर अपने पापा के कहे की पुष्टि करवाई। गंगा ने सिर हिलाया। अपनी माँ की आंखों की हाँ पढ़कर बच्ची की आंखों में खुशी तैर गई। पहचान की नदी में संबंधों का पूरा आसमान झलकने लगा। बच्ची मुस्कुराती हुई मेरे नज़दीक आई। नमस्ते मौसी। उसके 2 शब्दों ने गंगा की खोज से भरी मेरी लंबी थकान को पल भर में छूमंतर कर दिया। मैंने उसे बाहों के घेरे में समेटा तो उसने अपनी नन्ही हथेलियों से मेरी कमर जकड़ ली। सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए मैंने उसका नाम पूछा। मौसी, मेरा नाम टिन्नी है। टिन्नी की बजाय मैं गंगा को ताकने लगी। उसके चेहरे की नीली नसें त्वचा की लालिमा पर उभरी हुई थीं। आंखों की चमक और खिली मुस्कान बता रही थी कि गंगा ने अपने पिता के तमाम कर्जे चुका दिए हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रज्ञा जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी, जड़ खोद। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।